हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर करे, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। आने वाले टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि रीट है, सीटेट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिप्थोंग्स नीड कंटिन्यूस प्रैक्टिस वाइल टीचिंग प्रोनाउंसिएशन डिप्थोंग्स इज अ। तो बेसिकली देखिए, ये तो उसने डिप्थोंग्स की ये जो पहली दो लाइनों में है, इसमें बताया गया कि डिप्थोंग्स बेसिकली किस तरीके के होते हैं। तो पूछा गया है कि डिप्थोंग्स है क्या। डिप्थोंग्स इज अ लॉन्ग वोवल होता है, शॉर्ट वोवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, या फिर टू वोवेल्स जॉइंटली यूज। तो देखिए, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स के बारे में, इसलिए आपको प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लेनी है। वो आपको डिटेल स्टडी पता चल जाएगी क्या मोनोफ्थोंग्स होते हैं, क्या डिप्थोंग्स होते हैं। तो डिप्थोंग्स में बेसिकली होता है टू वोवेल्स जॉइंटली यूज्ड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या होता है, दो वोवेल्स जो है, दो वोवल जो साउंड होते हैं वो मिलकर के एक तीसरा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक वोवल मिल गया आपका आ, एक वोवल मिल गया ई, तो ये मिला करके प्रोनाउंस करेंगे आई। ठीक है, ठीक है, जैसे बॉय, इसमें ये हम ये यूज़ करते हैं इस तरीके का, तो ये एक डिप्थोंग होता है बेसिकली। तो डिप्थोंग्स क्या होते हैं, अगर आप देखें तो डिप्थोंग्स होते हैं दो वोवल्स जॉइंटली टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने रिकमेंड करा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, चट्टोपाध्याय कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, या कोठारी कमीशन। तो अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने रेकमेंड किया था इस पर जाए, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कोठारी कमीशन ने सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रेकमेंड करा था, जबकि लागू किया गया था इसको कोठारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में, उसमें पहली बार इसको डाला गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेकमेंड करा था सबसे पहले कोठारी कमीशन ने, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following principles is not considered to be true for English language। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है, लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट, लैंग्वेज लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट टेक्स प्लेस थ्रू मीनिंगफुल एंड इंटरेक्टिव टास्क, लैंग्वेज वेरीज। बेसिकली ये जो है ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो देखिए, अगर आप इसमें से सही नहीं छाटेंगे, क्या प्रिंसिपल सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट। देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, और बात जब आप किसी भी लैंग्वेज की करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो जो उसमें लैंग्वेज स्किल्स होती है, जैसे कि रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, तो ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये अलग अलग नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये जब टीचर इंग्लिश पढ़ाता है ना, तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग साथ में चलते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के चलते हैं। ये करेक्ट प्रिंसिपल है। तो जो उसका गलत प्रिंसिपल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज a purposeful collection of students' work that demonstrate their effort, progress and achievement in a given area is called A/N anecdotal record, portfolio, checklist, rating skills। ये मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़वा चुकी हूँ, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इवैल्यूएशन जो टॉपिक है उसके दौरान मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। तो जब भी आप बात करते हैं स्टूडेंट वर्क के कलेक्शन की, जो स्टूडेंट काम करते हैं उसका कलेक्शन जो होता है वो होता है बेसिकली पोर्टफोलियो। मतलब जो आप साल भर में करते हैं और अपने टीचर के पास जमा करते हैं, जैसे कि असाइनमेंट बच्चे जमा करते हैं। ठीक है, कोई आप मॉडल भी जमा कर सकते हो, कोई किसी टॉपिक पे आपने चार्ट बनाया है वो भी जमा कर सकते हैं, कोई आपने जो है हार्ड कॉपी में कोई चीज़ बनाई है, सीडी में, पेन ड्राइव में कुछ जब टीचर को देना है वो भी जमा कर सकते हैं। तो जो साल भर का आपका वर्क है ना, वो सारा का सारा उसका जो कलेक्शन होता है उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, स्पेशली सीटेट पे तो बहुत बार पूछा जाता है, जो टूल्स होते हैं वैल्यूएशन के। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज पॉइंट आउट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेंटेंस गिवन बिलो, द मून स्माइल एट द स्टार्स अराउंड हर। तो ये बेसिकली सेंटेंस है, इसमें आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। फिगर ऑफ स्पीच मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये भी आपको सब वीडियो में मिल जाएंगे। आप डाल सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच बाय लेट्स कम्पीट, इस तरीके से आप सर्च मार सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या है। इसका आंसर देने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
एंड चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक हमारे लिए, और बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आपकी फीडबैक से। चलिए अब हमको फिगर ऑफ स्पीच छाटना है। हमारी जो लाइन है वो है द मून स्माइल एट द स्टार। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है फिगर ऑफ स्पीच, देख कर आप आज से बता देंगे। मून हंसा तारों के ऊपर। देखो, जब भी कोई निर्जीव वस्तु ऐसे गुण शो करती है, ऐसी क्वालिटी शो करती है जो कि इंसानों में होती है, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 पर्सोनिफिकेशन। बिकॉज मून स्माइल, देखो चांद कभी हंसता नहीं है, हंसता इंसान है, लेकिन फिर भी आपने इंसानों की क्वालिटी चांद को दे दी, तो जो इसका मानवीकरण बेसिकली कर दिया है, तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। एक्टिव वोकेबलरी में बेसिकली किस तरीके के वर्ड होते हैं? वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ, वी यूज़ ओकेजनली, आर डिफिकल्ट, वी रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। देखिए, एक्टिव वोकैब में बेसिकली ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि आप डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समेटिव असेसमेंट इज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आप सब प्लेलिस्ट में एक बार देखें और डिटेल स्टडी एक बार आप करें, उसके बाद आपकी जो एमसीक्यू है वो बहुत ईजी से हो जाएंगे। तो समेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर आप बात फॉर्मेटिव असेसमेंट की करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, F फॉर फॉर्मेटिव। ठीक है, तो समेटिव होता है ऑफ, ये याद रखना, ऑफ होता है समेटिव। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है आपका समेटिव असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल सेलेक्टिंग अ रीडिंग टेक्स्ट फॉर योर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चों को क्लास में एक टेक्स्ट पढ़वा रहे हैं इंग्लिश का, तो वो सेलेक्ट करने के लिए सबसे कम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? देखिए, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज लेवल। ऑफकोर्स अगर आपको बच्चे को एक इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़वाना है, ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़वाना है, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो उसके एज लेवल के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर तीसरी क्लास के बच्चों को आप क्लास 12th का चैप्टर पढ़ने के लिए दे दें, नहीं पढ़ पाएगा, तो एज रिलेटेड होना चाहिए। द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट इज एक्सेसिबल टू द लर्नर्स टू अप्लाई देयर ऑन बैकग्राउंड एंड नॉलेज। बिल्कुल ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो भी आप टेक्स्ट बच्चे से पढ़वाएंगे जो कि एक्सेसिबल हो, और उसके जो है लर्नर्स टू अप्लाई देयर ऑन बैकग्राउंड नॉलेज को वो अप्लाई कर सके। It hardly gives space to think ahead, hypothesize and predict. The language of the text is comprehensible to the learner. Of course, बिल्कुल जब टेक्स्ट होता है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्रीहेंसिबल होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, तभी बच्चा उसको रीड कर पाएगा। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा गया है कि सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है जब आप बच्चे को एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए दे दो, तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। इट हार्डली गिव्स स्पेस टू थिंक अहेड, हाइपोथेसाइज एंड प्रिडिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है आज, थोड़ी सी लेंदी है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत मिलेंगे। आपको सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है और उसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिविंग इफेक्टिव फीडबैक टू द लर्नर मीन्स। अगर आप एक लर्नर को, अपने स्टूडेंट को इफेक्टिव फीडबैक देते हैं तो उसका मतलब क्या है? चलिए आपके करेक्ट जो है अभी आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज डायग्नोजिंग प्रॉब्लम एंड गाइडिंग द लर्नर एंड हाउ टू इम्प्रूव। पहला ये है कि इफेक्टिव फीडबैक देने का मतलब क्या है, ये कह रहा है बेसिकली इफेक्टिव फीडबैक। तो पहला ऑप्शन है कि आप बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करो और उसको गाइड करो और इम्प्रूव करो। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये फीडबैक नहीं है। बेसिकली फीडबैक क्या होता है? जब आप बच्चा कोई काम करता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, वो उस काम को टीचर बेसिकली जज करता है और फिर बताता है कि भाई आपने ये अच्छा करा है और आपने ये बुरा करा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट देखने होते हैं बेसिकली फीडबैक में। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं और सिर्फ नेगेटिव नहीं, दोनों ही एस्पेक्ट को कवर करना होता है। तो ये तो नहीं होगा, बिकॉज अगर आप रेमेडियल टीचिंग की बात करें तो उसमें हमेशा आपकी जो है कमजोरियाँ पकड़ी जाती है। तो डायग्नोज प्रॉब्लम एंड गाइडिंग ये नहीं है। करेक्टिंग देयर मिस्टेक इन द क्लासेस, खाली मिस्टेक्स को करेक्ट करना फीडबैक देना नहीं होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। गिविंग अप्रोप्रिएट टाइम एंड स्पेस फॉर करेक्शन, ये तो कुछ है ही नहीं फीडबैक का मतलब। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब जब आप फीडबैक देते हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस करेंगे, एज वेल एज एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। उन एरियाज पे भी फोकस करोगे जिसमें विकास की चांसेस हैं, ठीक है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो बच्चे के जो नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को पढ़ना, समझना और फिर उसको मतलब एनालाइज करके बच्चों को बताना कि आपने ये सही किया है, ये सही नहीं करा है, उसको कहते हैं इफेक्टिव फीडबैक देना। तो इफेक्टिव फीडबैक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट कवर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचुरल मेथड। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तो आपको अगर आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं छोटी छोटी सी वीडियो लेकर के आती हूँ, आपके 10 से 15 एमसीक्यूज हम कवर करवाते हैं ताकि जो है एक बोर्डम महसूस ना हो, ठीक है। इसलिए मैं आपकी लंबी वीडियोस लेकर के नहीं आती। तो आप प्लीज़ अपना जो है सपोर्ट इसी तरीके से के साथ चैनल के साथ बनाए रखें और अपने कमेंट हमें ज़रूर देते रहें, बिकॉज़ आपका जो फीडबैक है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मेरे लिए, ठीक है। ये एक मोटिवेशन देता है। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।